गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं। तो बच्चों, कितने बच्चों ने पढ़ के आया है चीजों को जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था? एकदम दिल से बोलना और सच बोलना। कितने बच्चे पढ़ के आए हैं जितना मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में? यस सर। बस एक ही बच्चा और कोई? नोबडी एल्स? स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बेटा, आप बताओगे? अभिनव बेटा, आप पढ़ के आए हो क्या लास्ट क्लास में जो पढ़ाई हुई थी चीजों की? अभिनव, मेरी आवाज को आप सुन पा रहे हो? नो, इट्स ओके। चलिए, यस सर, यस। ओके ओके, चलिए बेटा। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करने वाला हूं आज आप लोगों के साथ। और सबसे बड़ा मैं एक बात आप लोगों को बता दे रहा हूं बेटा कि देखो, लाइफ में सक्सेस के लिए एक चीज जरूरी होती है, दैट इज रेगुलरिटी। रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस। यदि आपके लाइफ में रेगुलरिटी है, आप एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते हो, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगा। दैट इज डिफाइंड, ये पक्का वाला बात है। तो आप रेगुलर ढंग पे अपनी पढ़ाई करो, जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसको शाम में जरूर देखो, जो सारे डाउट्स होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में लेके आया करो ताकि टीचर्स उनको क्लियर कर पाए। ओके, तो लेट्स बिगिन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का दूसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एटम जो होती है उसके अंदर में तीन इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। वो तीन इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल के आप मुझे नाम बता सकते हो क्या? एनीबॉडी? एटम के अंदर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यस, एटम के अंदर में तीन इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो सबसे पहले एटम के बारे में कुछ पता चला था, तो एटम के अंदर में एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, वो पता चला था, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो उसका खोज जे थॉमसन ने किया था, आप सभी को मालूम है। ये वाला एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, आई सपोज आप लोगों को याद होगा। जे थॉमसन ने इस ट्यूब के अंदर में गैस भरी थी, गैस भरा था। ओके, और इस ट्यूब के अंदर में जब गैस भरा गया था तो क्या हुआ था, इस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे वो इलेक्ट्रॉन्स फिर पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ गए थे। ओके, और इन्हीं को, इसी के मूवमेंट को जे थॉमसन ने कैथोड रेज बोला था। ओके, बहुत सिंपल सी एक्सपेरिमेंट थी, जिसमें एक ट्यूब के अंदर में गैस भरी गई थी, और उस गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकली थी, और इस तरह इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया था। ओके, चलिए, तो आई सपोज आप लोगों को ये याद होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे एक्सपेरिमेंट के ओर आए थे, जिस एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का खोज। प्रोटॉन का खोज भी एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट थी, जहां पे एक पॉजिटिव प्लेट लिया गया था, एक नेगेटिव प्लेट ली गई थी, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकला था। ओके, गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकला था। जब गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गई थी तो वो इलेक्ट्रॉन मूव की थी पॉजिटिव प्लेट के ओर, और पॉजिटिव प्लेट के ओर मूव किया था, तो इसलिए हम लोग उसको बोले थे कैथोड रेज। कैथोड रेज इसलिए क्योंकि कैथोड की तरफ से आई थी और एनोड की तरफ गया था। ओके, आप देख रहे हो ना, कैथोड की तरफ से आई थी और एनोड की तरफ गया था, इसलिए हम लोग उसको कैथोड रे बोले थे। और जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आयन जो थी वो मूव की थी एनोड के ओर। ओके, एनोड के ओर मूव किया था, और इसलिए पॉजिटिव चार्ज आयन को एनोड रेज बोला गया था। ओके, पॉजिटिव चार्ज आयंस को एनोड रेज बोला गया था। ओके, तो ये चीजें तो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी, आप सबों को याद होगा बहुत अच्छे से कि कैथोड रेज क्या तो होता इसमें है। होल क्यों था सर नेगेटिव टर्मिनल में? बेटा, नेगेटिव टर्मिनल में होल इसलिए था क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और स्क्रीन पे हिट करेगा। ठीक है,
गॉट इट? सर उससे तो पॉजिटिव चार्ज जा रहा था उसमें। हाँ बेटा, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है तो उसी को पॉजिटिव चार्ज गैस। बेटा आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। राहुल आप फर्स्ट बैच में भी आते हो ना? नो सर। ओके चलिए। तो ये इसमें होल्स इसलिए थे क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज गैसेस आए थे वो इससे निकल के आगे बढ़ पाए और स्क्रीन पे हिट कर पाए। ओके गॉट इट? तो प्रोटॉन्स, इस तरह प्रोटॉन का खोज हुआ था। ओके तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, ये चीज हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी और प्रोटॉन का खोज हुआ था। ओके और प्रोटॉन एक्चुअली क्या होते हैं, बहुत सारे जब पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन, बहुत सारे जब पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन मूव कर रहे थे, किधर मूव कर रहे थे आप देख रहे हो, कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे, तब हम लोग उसको बोले थे एनोड रेस बोले थे। गॉट इट? अंडरस्टूड? और ये जो एनोड रेस थे इसी से जाके खोज हुआ था प्रोटॉन का। अंडरस्टूड? गॉट इट बच्चों? तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में तो देख लिया था, आई सपोज आप लोगों को ध्यान होगा। और फिर एटम का जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल का खोज हुआ था दैट इज न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का खोज बेसिकली जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने। ओके तो वो जेम्स चैडविक ने कैसे किया था, एक बेरिलियम का सीट लिया था, एक बेरिलियम का सीट, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया था। अल्फा पार्टिकल क्या होती है बेसिकली, देखो हीलियम का एटम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ओके तो उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम के सीट पे, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बेटा। ओके बेरिलियम के सीट पे अल्फा पार्टिकल जब हिट करवाया था तब उनको जाके न्यूट्रॉन मिला था। तो आपको सिंपल बस इतना जानना है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज हुआ था, जिसके डिटेल्स में डिस्कशन लास्ट क्लास में हुई थी। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, फिर प्रोटॉन का खोज हुआ था एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में, और न्यूट्रॉन का खोज हुआ था कुछ इस प्रकार की, बेरिलियम के सीट पे अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाया गया था। बेरिलियम के सीट पे जब अल्फा पार्टिकल को हिट करवाया गया था तब जाके आपको न्यूट्रॉन मिला था। गॉट इट? अंडरस्टूड? और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये न्यूट्रॉन जो होते हैं उसमें कोई चार्ज नहीं होती है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होती है, दैट इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो होती है न्यूट्रल होती है, और न्यूट्रॉन की जो मास होती है इट्स दिस वन 1.676 into 10 to the power minus 24 ग्राम, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एटम के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 न्यूट्रॉन। और कोई भी बच्चा जो आज पहले क्लास में आ रहा है, पहली बार आज के दिन जो फर्स्ट टाइम क्लास कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर 1 का वीडियो प्लीज मांग लीजिएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आगे की चीज अच्छे से आपको समझ आए। तो चलिए देखते हैं। एटम के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके सिंबल्स हैं, जिनके सिंबल कुछ इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम लोग सिंबल E यूज करेंगे, प्रोटॉन को शॉर्ट में दिखाने के लिए P यूज करेंगे, और न्यूट्रॉन को शॉर्ट में दिखाने के लिए N यूज करेंगे। ओके गॉट इट? इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है इट्स 1.602176 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आप लोगों को इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इतना याद कर सकते हो, -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। प्रोटॉन की चार्ज होती है +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन की चार्ज होती है 0। ओके इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है हम उसको -1 चार्ज बोल सकते हैं। देखो क्या किया गया ना, इस पूरे को, ये पूरा 1.6 into 10 to the power minus 19 को 1 यूनिट चार्ज माना गया, इसको हमने 1 यूनिट चार्ज बोला। ओके गॉट इट? तो इलेक्ट्रॉन को हम बोल सकते हैं -1 चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रोटॉन के ऊपर में ये वाला पूरा तो सेम है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज। गॉट इट? मास, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 into 10 to the power minus
31 kg, प्रोटॉन की मास होती है 1.6 into 10 to the power minus 27 kg, और न्यूट्रॉन की मास होती है लगभग, देखो मान सकते, देखो 2-3 डिजिट तक तो सेम है, यहाँ तक देखो 1.672 1.67 सेम है, बट उसके बाद थोड़ा चेंज होता है। ओके, पर कैलकुलेशन करने के दौरान आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सेम मान सकते हो। ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? तो एटम के अंदर में 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो आपके दिमाग में क्वाइट क्लियर रहनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपके दिमाग में क्लियर हो गया? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। अच्छा, आज की क्लास में कोई बच्चा जो बिल्कुल नया है, आज पहली बार कर रहा है क्लास? कितने बच्चे हैं? यस सर। ओके, पहली बार क्लास कर रहे हो तो बेटा देखो, Yes. जो आगे जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किस तरह हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट का डिटेल्स में डिस्कशन लेक्चर 1 में हुआ है, तो वो लेक्चर आप एक बार मांग लेना और उसको एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है? चलिए ओके सर, ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा चीजों को। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, देखो एटम के अंदर का 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स का खोज हो गया। अब साइंटिस्ट लग गए इस चक्कर में कि वो पार्टिकल्स किस तरह से अंदर में अरेंज्ड है। एक्चुअली थॉमसन ने, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, और वो 1898 में ही एक मॉडल दिए थे। उन्होंने बोला था कि एटम कुछ इस प्रकार का होगा। ध्यान से देखिएगा, थॉमसन ने बोला था कि एटम एक स्फीयर के तरह होगी। स्फीयर, दिस वन, ये स्फीयर देख रहे हो ना? उन्होंने बोला था कि एटम एक स्फीयर के तरह होगी, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। आप इस तरह मानो, एक तरबूजा आप जानते हो, तो तरबूजे में जो रेड वाला पोर्शन होता है, जितना रेड वाला पोर्शन है वो पूरे को आप मान लो पॉजिटिव चार्ज, ओके, और जो बीज सब लगी रहती है बीच बीच में, उसको मान लो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो थॉमसन के मुताबिक एटम को आप एक तरबूजे की तरह मान सकते हो, जिसमें पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में बीज के तरह, सीड्स के तरह अटके हुए हैं। देखो ये वाला, ये जो पूरा रेड वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, पिंक वाला पोर्शन, वो पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स अटके हुए हैं। अब थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा खूबी ये था कि थॉमसन ने उस जमाने में बोला था कि एटम न्यूट्रल होती है। ओके, थॉमसन ने एक्सप्लेन किया था कि एटम न्यूट्रल होती है। इसका मतलब उसने ये बोला था कि पूरा मिला के जितना पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कि पूरा मिला के 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो थॉमसन ने बोला था कि सब मिला के -5 चार्ज होगी फिर उसके अंदर में, तब जाके एटम की टोटल चार्ज 0 होगी। ओके, अब ये ध्यान से देखिएगा एक चीज, थॉमसन के मॉडल में पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ था, पूरे में फैला हुआ था। अब पूरे में जब फैला हुआ है तो इसका मतलब ये था कि पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा पूरे में फैला हुआ है। गॉट इट? हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सब जगह हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और वो सारे पॉजिटिव चार्ज को आप मिला दोगे तो वो सारे नेगेटिव चार्ज के बराबर होगी। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये थॉमसन का मॉडल था, एक बहुत ही सिंपल मॉडल था, बट थॉमसन का मॉडल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। अब क्यों फेल हुआ ये सब आप जानते हो, जूनियर क्लासेस में पढ़े हो। थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगी एटम में, बट आप सभी को मालूम है आज का एटम में पॉजिटिव चार्ज कहां पे होता है बच्चों? बताओगे मुझे, एटम में पॉजिटिव चार्ज कहां होती है? किसी को नहीं मालूम? न्यूक्लियस में। एक छोटा सा न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियस में सर। हाँ, पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से जगह पे प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं।
बट थॉमसन ने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा में थोड़ा थोड़ा करके फैला हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत था। इस हिसाब से थॉमसन का मॉडल फेल हुआ। दूसरा, थॉमसन न्यूक्लियस के बारे में कोई डिस्कस नहीं किए थी। दिस थ्योरी, ये थ्योरी न्यूक्लियस के बारे में कोई बात किया ही नहीं था। बट आपको मालूम है न्यूक्लियस एक एटम का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ओके, तो ये भी एक डिफेक्ट थी इनकी मॉडल की। थॉमसन की मॉडल एक स्टैटिक मॉडल, मतलब इसमें कोई भी चीज मूव नहीं कर रही। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज बीज के तरह अटका हुआ है। बट क्या इलेक्ट्रॉन्स अटके हुए होते हैं? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन्स पूरे एटम में घूमते रहते हैं, ये आपको मालूम है। तो थॉमसन का मॉडल एक स्टैटिक मॉडल था, एक फिक्स्ड मॉडल था, जिसमें कोई भी चीज नहीं घूमती हुई थी। बट आपको मालूम है आज का जो एटम, हमको मालूम है एटम के बारे में जितना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहती है, रिवॉल्व करते रहती है। तो वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था। ओके, थॉमसन का मॉडल में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ गए? सो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन का मॉडल तो फेल हो गया, फिर उसके बाद एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो। उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ओके बच्चों, आप लोग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Yes, sir. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए हो। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। अब ये तो मालूम है आप लोगों को, सिर्फ रदरफोर्ड ने किया था, बट ये जान लो रदरफोर्ड अपने 2 असिस्टेंट के साथ मिलके इस एक्सपेरिमेंट को किए थे, जिनका नाम था गाइगर एंड मार्टसन। ओके, इसलिए कभी काल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ओके, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड गाइगर मार्टसन एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी साइंस के हिस्ट्री में। एटम को जानने के लिए ये वाली जो एक्सपेरिमेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में ही न्यूक्लियस का खोज हुआ था। ओके, तो ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट थी ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट थी, जो रदरफोर्ड ने गाइगर और मार्टसन 2 असिस्टेंट के साथ मिलके किया था। और इस इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट में न्यूक्लियस का पता चला था, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज सारे रहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट में पता चला था। तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। बट उससे पहले एक चीज आप लोग जान लो, रदरफोर्ड जो थे ना, वो एक्चुअली थॉमसन के स्टूडेंट थे, और रदरफोर्ड प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन सही है। समझे बात को? रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन सही है। थॉमसन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, थॉमसन जस्ट एज्यूम किया था और बोला था कि एटम कुछ इस प्रकार का होगा। बट रदरफोर्ड उसे प्रूव करना चाहते थे कि थॉमसन सही है। ओके, अब बच्चा ध्यान देना मेरी बात को। रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्या करना चाह रहे थे, सुनना मेरी बात को। उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिया था, जिसका नाम होता है अल्फा पार्टिकल। जो बच्चे न्यू हैं वो जान लो अल्फा पार्टिकल क्या होती है। ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम 24 होती है। ओके, मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, इसके अंदर में होती है 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। आप यदि हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बेटा, तो आपको जो पार्टिकल मिलता है उस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगी कि नहीं आएगी? बताना मुझे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल करने वाला तो कोई नहीं रहेगा, तो उस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होती है? इट्स डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब हीलियम एटम के ऊपर में डबल चार्ज रहेगी, उसको हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं।
ओके। अब ये जो डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोल रहे हैं, उसको उन्होंने एटम के अंदर से पार करने का सोचा था, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होती है ना, पहले बात ये जान लो कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने उस अल्फा पार्टिकल को मूव करवाया था 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को जो मूव करवाया गया था वो 15,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से मूव करवाया गया था, और उन्होंने इन अल्फा पार्टिकल को एटम के अंदर में डालने का सोचा था। ओके, अब वो जानते थे कि थॉमसन का मॉडल में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा पूरे में फैला हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मान लो इस जगह पे बहुत हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला जो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है उसको हम पार कर रहे हैं, तो हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज है तो हल्का हल्का डिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं। या ये भी माना जा सकता है कि बहुत हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है तो डिफ्लेक्शन नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड से मूव करेगा। ओके, और हाई स्पीड से मूव करेगा तो ये हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज वाला फील्ड इसको रिपल्सन नहीं दे सकता है। ओके, गॉट इट। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही सोचा कि यदि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एटम के अंदर से पार करवाया जाए तो उसमें सारे पार्टिकल में इक्वल डिफ्लेक्शन आना चाहिए या डिफ्लेक्शन नहीं भी होगा, ये उन्होंने सोचा था। बट एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने किया तो उनका दिमाग चकरा गया। देखिएगा एक्सपेरिमेंट में क्या किया था उन्होंने, एक्सपेरिमेंट का सेटअप पहले समझ लो। उन्होंने क्या किया था बेटा, कुछ इस प्रकार का एक स्क्रीन लिया था, ध्यान से देखना, एक इस प्रकार का स्क्रीन लिया था, और ये जो स्क्रीन थी इस पे उन्होंने जिंक सल्फाइड लगाई थी। अब जिंक सल्फाइड लगाने का रीजन ये है कि जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे कोई पार्टिकल यदि आके हिट करता है तो एक साइन आता है, एक चमक आता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर से अल्फा पार्टिकल को उन्होंने निकाला था, इधर से अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगी। ओके, और यहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था, दिस वन इज द गोल्ड फॉइल। ओके, अब बहुत पतला गोल्ड फॉइल लिया था। अब पतला गोल्ड फॉइल लिया था, मान सकते हो कि उस पतले गोल्ड फॉइल में एटम्स होंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट एटम्स के ही ऊपर हो रहा था। तो अल्फा पार्टिकल को जब उन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट करवाया तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बिना कोई रिपल्सन के आगे पार हो जा रहे हैं। तो उनको लगा हाँ सही है, चलो क्या है, हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज पूरे में है, तो ये जो हाई स्पीड मूविंग पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रही है उतने हल्का हल्का फील्ड में, और वो पार हो जा रहा है बिना कोई डिफ्लेक्शन के। ओके, तो देखो बिना कोई डिफ्लेक्शन के पार हो जा रहा था मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल। बट इस एक्सपेरिमेंट को जब और रिपीट किया गया तो ये देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल में स्मॉल डिफ्लेक्शन आई, और एक्सपेरिमेंट को किया गया तो ये देखा गया कि कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन भी देखा गया। देखो ये लार्ज डिफ्लेक्शन, रास्ता तो ये वाला है, ऐसे जाना चाहिए तो इधर इधर ही हिट करना चाहिए, तो मैक्सिमम तो इधर ही हिट कर रहे थे, बट कुछ में देखा गया स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ में देखा गया लार्ज डिफ्लेक्शन, और एक दो पार्टिकल को तो ऐसा देखा गया कि वो एकदम पीछे भाग गया, एकदम पीछे भाग गया। तो रदरफोर्ड का दिमाग थोड़ा चकराया, ये क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा। तब रदरफोर्ड को जाके ये बात समझ आई कि थॉमसन का मॉडल जो है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो छोटे से जगह पे मौजूद है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज एटम का है वो सिर्फ एक छोटे से जगह में मौजूद है, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उसके सामने से पार हो रहे हैं तो उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, सामने से जो पार हो रहे हैं उसमें हल्का सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, और वो पार्टिकल्स जो एकदम उसके सामने पहुंच रहा है, मतलब एकदम स्ट्रेट उसी पॉजिटिव सेंटर के सामने जा रहा है, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल पॉजिटिव आ रहा है और सारे पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे है, तो क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रही है, भयंकर रिपल्सन हो रही है, जिसके वजह से ये पीछे भाग जा रहा है, लार्ज डिफ्लेक्शन हो रही है या पूरी पीछे भाग जा रही है। गॉट इट। तो क्या हुआ, ये देखो अल्फा पार्टिकल He2+ पॉजिटिव वाला आ रहा है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है,
तो ये भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हैवी पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन हो रहा है, इसलिए पीछे भाग जा रहा है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो देखा था कि मैक्सिमम पार्टिकल्स बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास हो रहे थे, इसका मतलब उनके दिमाग में साफ आ गया कि अक्सर जगह जो एटम में होता है वो खाली होता है, इसलिए अक्सर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे हैं। ये साफ रदरफोर्ड को समझ आई कि अक्सर पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम जगह एटम में खाली है, और जो पार्टिकल्स एकदम डायरेक्ट पीछे भाग जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से जगह में प्रेजेंट है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन थे बहुत दिमाग से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बेटा, ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट का आप ध्यान से देखिएगा। अक्सर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास हो गई थी गोल्ड फॉइल से, अक्सर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पार हो गई थी बिना कोई डिफ्लेक्शन के। ओके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुई थी हल्के फुल्के एंगल से, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल एकदम बाउंस बैक होके पीछे भाग गया था। तो कभी काल आपसे एग्जाम में इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है। ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। तो इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन यही था कि अक्सर अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिविएशन का पास हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल में हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हुआ था, कुछ अल्फा पार्टिकल तो एकदम बैक हो गई थी। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया गया, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सपेरिमेंट की जो कंक्लूजन है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बहुत समझने का चीज है। मोस्ट मतलब अक्सर अल्फा पार्टिकल जो थे वो अनडिविएटेड पास हुए थे। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलती है? इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अक्सर जगह जो एटम में होता है, मेजॉरिटी मतलब अक्सर जगह जो एटम में होता है वो खाली होती है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना कोई डिफ्लेक्शन के पास हो गया, इसका मतलब ये होता है कि अक्सर जगह एटम में खाली होती है। अब देखना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, हर 20,000 पार्टिकल में ये देखा गया कि एक पार्टिकल पीछे जा रहा है। ओके, एक पार्टिकल पीछे जा रहा है। तो इससे ये समझा गया था, ध्यान से देखिएगा, हर 20,000 में सिर्फ एक ही पीछे जा पा रहा था। तो इससे बात ये समझ आ रहा था कि वो जो एक पार्टिकल है वो एकदम सेंटर के पास पहुंच रहा है, तब ये वाला पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज में भयंकर रिपल्सन हो रही है, तब जाके वो पीछे भाग जा रहा था। तो सिर्फ एक पीछे भाग रहा था हर एक 20,000 में, तो उनको ये समझ आया कि जो पॉजिटिव चार्ज सेंटर है वो बहुत छोटा है। ओके, बहुत छोटी है। गॉट इट? तो ये उनको समझ आया, और उस पॉजिटिव चार्ज सेंटर का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। उस पॉजिटिव सेंटर का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंट दिमाग में रखो कि जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होती है, मतलब न्यूक्लियस जितना जगह ऑक्युपाई करता है, वो नेग्लिजिबल होती है कंपेयर टू एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम। ओके, एंटायर वॉल्यूम ऑफ एटम होगा न्यूक्लियस में, मतलब एटम के वॉल्यूम के सामने, मतलब पूरा एटम मान लो ये वाला है, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होता है वो ना के बराबर होती है। मतलब ऐसे अज्यूम कर सकते हो, मान लो एक बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें आप लोग फुटबॉल खेलते हो, और उस फुटबॉल ग्राउंड के बीच में एक बालू का टुकड़ा रख दो। बालू समझ रहे हो ना, एक बालू का कण, एक छोटा सा बालू का टुकड़ा उठाओ और बीच में रख लो। तो एज्यूम करो कि वो ग्राउंड जो है वो पूरा एटम का वॉल्यूम है, और वो छोटा सा बालू जो आप रखे हो उतने ही जगह पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो आप दिमाग में रियलाइज कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज कितने छोटे जगह में प्रेजेंट होती है। ओके, तो इस प्रकार न्यूक्लियस का खोज हुआ, और ये पता चला कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, वो ना के बराबर होता है। गॉट इट? तो ये थी कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉडल समझ आया कि नहीं आया? बोलिएगा हाँ ना। यस सर। आ गया।
अच्छा, और एक बात बच्चों देखो, मैंने स्टार्टिंग में अभी कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूट्रॉन खोज बहुत स्पीड में बता दिया, तो नए बच्चों को ये लग सकता है कि सर इतना स्पीड में क्यों बता दिए। बच्चे ये चीज मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लेक्चर 1 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो कैथोड रेज से किस तरह इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, एनोड रेज से किस तरह प्रोटॉन का खोज हुआ और न्यूट्रॉन का खोज किस तरह हुआ था, काफी डिटेल्स में लेक्चर 1 में डिस्कस हुआ है। ओके, हाँ बोलो बच्चों। सर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं बेटा, उसका एक बहुत सिंपल सा पोर्शन है, मैं डिस्कस करवा दूंगा। ओके, अच्छा सर, ठीक है। गॉट इट। अब आप फर्स्ट क्लास में थे क्या? यस हम थे। ओके चलो, ये आते हैं मॉडल। थॉमसन सॉरी रदरफोर्ड का मॉडल को समझ लो। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, बोले तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो रिवॉल्व करती है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों ओर। ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड ने बोला कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है छोटा सा, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहती है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहती है, ठीक उस प्रकार जिस तरह प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते रहती है। तो आप सन को मान लो न्यूक्लियस, और जो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, उन सबको मान सकते हो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। गॉट इट? तो उन्होंने एटम को प्लैनेट के मॉडल से मतलब सोलर सिस्टम का जो मॉडल है उससे उन्होंने जोड़ा था, बोला था उससे मिलता जुलता मॉडल है। गॉट इट? तो इट इज समटाइम्स नोन एज द प्लैनेटरी मॉडल ऑल्सो। रदरफोर्ड के मॉडल को हम लोग प्लैनेटरी मॉडल भी बोलते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ठीक प्लैनेट के तरफ, जिस तरह सूरज के चारों ओर घूमता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहती है। और ऑर्बिट ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब जिस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन घूमता है वो सर्कुलर होगा, वो इन्होंने बताया। गॉट इट? तो इनका मॉडल कुछ इस प्रकार था। अब इनका मॉडल क्यों फेल हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इससे। सुनिएगा ध्यान से, इनका मॉडल क्यों फेल हुआ बच्चों। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चों मुझे एक बात बताना, मान लो एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है और उस ग्राउंड में मैं आपको बोला कि आप दिन रात घूमते रहो, दिन रात घूमते रहो, और मैं आपको खाना पीना कुछ नहीं दूंगा, तो मुझे बताना क्या हो, लास्टली आप गिर जाओगे कि नहीं गिर जाओगे? गिर जाओगे। क्यों गिर जाओगे? क्योंकि आपके अंदर की सारी एनर्जी लॉस हो गई है। अब यदि आप बच्चों लोग स्टैंडर्ड 10 में पढ़ाई किए होगे तब तो समझोगे, नहीं पढ़ाई किए होगे तो नहीं समझोगे। एक चीज सोचना, मुझे एक बात बताओ कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और इलेक्ट्रॉन, तो थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, फिर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रही है तो उसका जगह हर पॉइंट पे बदलेगा। तो मुझे एक बात बताना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की जो मोशन की डायरेक्शन है इधर है, इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रॉन रहेगा इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन जब रहेगा उसकी मोशन की डायरेक्शन इधर रहेगी, इस पॉइंट पे इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर रहेगी। तो मुझे एक बात बताना, मोशन की डायरेक्शन यदि बदलती है तो वेलोसिटी बदलता है कि नहीं बदलता है? सर बदलता है। बदलता है ना। और जिस बच्चे का ऑडियो ऑन है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ऑडियो को बंद कर लो। ओके, मोशन का डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदलती है। तो वेलोसिटी मान लो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। गॉट इट? तो बेटा जब वेलोसिटी बदलती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, आप जब गाड़ी का एक्सेलरेशन बढ़ाते हो, गाड़ी को ज्यादा एक्सेलरेट करते हो, ज्यादा एक्सेलरेशन देते हो, तेज चलाते हो गाड़ी को, तो क्या गाड़ी का ज्यादा तेल कंज्यूम होता है कि नहीं होता है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताना कि इलेक्ट्रॉन जब इस तरह घूम रहा है, ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस चाहता होगा कि हम अपने ओर खींच लें, बट इलेक्ट्रॉन बोलता होगा ठीक नहीं, मैं अपनी जगह रहूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एनर्जी है।
इलेक्ट्रॉन उसके ओर अट्रैक्टेड नहीं हो रहा होगा, वो घूम रहा होगा, बट घूमते घूमते उसकी एनर्जी तो कम होगी। जब एनर्जी कम होगा तो पॉजिटिव चार्ज की ओर थोड़ा सामने आ जाएगा, और घूमेगा तो और सामने आ जाएगा, और लास्टली घूमते घूमते जब उसकी एनर्जी पूरी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींच लेगा और वो न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से टकरा जाएगा तो एटम ब्लास्ट कर जाएगा। ओके, मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज मैटर, मेरा शरीर है वो एटम से बना हुआ है, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस से टकरा रहे होंगे और एटम ब्लास्ट कर रही होगी? बिल्कुल नहीं। एटम तो करती है कि नहीं करती है? एटम एग्जिस्ट करती है, और यदि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपने सारे एनर्जी को लूज कर देगा, घूमते घूमते मानो सारे एनर्जी को लूज कर देगा और न्यूक्लियस से टकरा जाएगा, तो एटम का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, है कि? तो इस तरह रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि न्यूक्लियर कोलैप्स क्यों नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस से टकरा नहीं रहा है, बट इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि क्यों नहीं टकराएगा। ओके, तो इस तरह पहला इनका फेलियर था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, क्योंकि कोई चीज यदि घूमते रहेगी तो उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, वो लास्टली टकरा जाएगा, गिर जाएगा। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनका मॉडल फेल हुआ इस रीजन की वजह से। दूसरा, आपने ये चीज पढ़ा है जूनियर क्लास में कि नील बोर ने बोला था कि पहला सेल में, एक सेकंड सॉरी, नील बोर ने बोला था कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ओके, तीसरा सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारे चीज नील बोर ने बताया था, बट रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र नहीं हुआ था कि कितने इलेक्ट्रॉन सबसे सामने रहेंगे न्यूक्लियस के, कितने इलेक्ट्रॉन दूर में घूमेंगे। इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे, इस तरह इनका मॉडल फेल हुआ। ओके, तो 2 इंपॉर्टेंट रीजन इनका मॉडल फेल होने का था। पहला, ही कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कोलैप्स करेगा, क्यों नहीं वो न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी या इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे पाए उन्होंने। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में आप अभी मत दिमाग लगाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है नहीं होती है वो नील बोर के मॉडल में हम लोग जानेंगे। ओके, और रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हुआ था, और इसके बाद नील बोर आए थे जिन्होंने ये चीजों को एक्सप्लेन किया कि क्यों इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी नहीं लूज करेगा और न्यूक्लियस से नहीं टकराएगा। ये सारी चीजों को नील बोर ने दूर किया और एक्सप्लेन किया, वो देखेंगे हम लोग लेटर। और ये दिमाग में रखिए अभी कि क्यों रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, न्यूक्लियर कोलैप्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी घूमते हुए, या इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा न्यूक्लियस के चारों ओर, इन चीजों का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं कर पाए। अब बच्चों कुछ आपके सामने सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर आप लोग दे सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश इन डैश, कौन बताएगा इसका आंसर? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? किसी को नहीं मालूम? बच्चों ये मैंने भी पढ़ाया है, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। सर थॉमसन। और 1897 में 1898 में 1897 में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। वो जो मॉडल आया था वो 1898 में हुआ था। ओह सॉरी सर। गोल्ड फॉइल वाज यूज्ड इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बिकॉज़, हाँ ये चीज आपको बताना So है। because gold is malleable. यस, रदरफोर्ड चाहते थे एक्सपेरिमेंट करना एटम्स के ऊपर, तो अब वो एटम कहीं से एक एटम तो उठा के नहीं ले आते, तो वो ना। एक ऐसा मेटल चाहते थे जिसमें कम से कम एटम हो। तो कम से कम एटम किसमें होंगे? जिसका बहुत पतला शीट बन सकता है, तो पतला शीट सबसे ज्यादा गोल्ड का ही बनता है, तो मोस्ट मैलिएबल थी। ओके, दूसरा रीजन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रदरफोर्ड ये जानते थे कि ये एक्सपेरिमेंट एक दिन में नहीं हो जाएगा, इसका रिजल्ट एक दिन में नहीं आ जाएगा। उनको मालूम था कि ये एक्सपेरिमेंट करने में काफी टाइम लगेगी। आपको मैं बता दूं कि ये एक्सपेरिमेंट 1909 में स्टार्ट हुई थी और 1911 तक चला था।
2 साल ये एक्सपेरिमेंट चली थी पूरी। तो 2 साल एक्सपेरिमेंट चलेगा और यदि कोई ऐसा मेटल लिया जाए जो एयर के साथ रिएक्ट करता हो, तो एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर तो कुछ कोटिंग आने लगेगा, और जब कोटिंग आने लगेगा तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में गड़बड़ी आएगी। स्टार्टिंग में जो रिजल्ट होता है वो बाद में वही रिजल्ट नहीं रहेगा, क्योंकि मेटल तो बदल जाएगा, क्योंकि उस पर कुछ कोटिंग आ जाएगी। तो वो एक ऐसा मेटल चाहते थे जो नॉन रिएक्टिव हो, और आप सभी को मालूम है कि गोल्ड एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। तो दिस इज द अनदर रीजन जिसके लिए गोल्ड फॉइल लिया गया था। गॉट इट? राहुल, आप हो कि चले गए? राहुल, आर यू एबल टू हियर मी? नो? ओके, चलिए। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा आपको ये बताना है। 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। आपसे पूछा गया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानने के लिए हम लोग 6.022 into 10 to the power 23 से इंटू करेंगे ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने सारे, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इसको इससे इंटू किया जाता है तो लगभग आता है इट्स 96,500 कूलम रफली, जिसको हम लोग 1 फैरेड बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये आप लोगों को कैलकुलेशन में काम आएंगे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितनी चार्ज होती है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96,500 कूलम चार्ज होती है, जिसको हम लोग 1 फैरेडे भी बोलते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? और 1 इतना सारा कैसे, ये वैल्यू कैसे आया? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज से Na नंबर से इंटू कर दिया। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्लम पडिंग मॉडल? आप लोग मालूम है ना, थॉमसन का मॉडल को तरबूजा मॉडल बोलो या प्लम पडिंग मॉडल बोलो, इट्स द सेम। तो क्या क्या ड्रॉबैक थी थॉमसन मॉडल की? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे थॉमसन मॉडल की क्या क्या डिफेक्ट थी? किसी को नहीं मालूम बच्चों? सर यही कि पॉजिटिव चार्ज पूरे मतलब पूरे स्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट इन अ स्टेशनरी पोजीशन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? शिंजनी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। ओके, प्लम पॉडिंग मॉडल का यही डिफेक्ट था कि वो माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैला हुआ होगा, जो बिल्कुल गलत है। दूसरा था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स पोजीशन में है, नहीं, इलेक्ट्रॉन मूविंग है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, जस्ट हम लोग अभी देखे कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन न्यूक्लियर कोलैप्स, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी न्यूक्लियस के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में E/m बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन का। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ओके, और जो बच्चे आज न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है पुराने लेक्चर देख लेना, तो आराम से ये चीज समझ आएगी। ओके, फिलहाल क्योंकि E/m आप कंफ्यूज होगी कि क्या होती। बच्चों जो लास्ट क्लास में थे, ये क्वेश्चन याद आ रहा है ना, हम लोग डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स? ये क्लास लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, देख लीजिएगा लास्ट क्लास के लेक्चर। चलिए अब आते हैं हम लोग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत सिंपल डिस्कशन है, ये आपको जाननी चाहिए, इसमें आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि आप कहीं भी कुछ इस प्रकार से लिखा देखते हो XAZ, ओके, तो X फॉर एग्जांपल आप मान लो कि C लिखा हुआ, तो इट मींस सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। ये बीच में जो लिखी रहती है दैट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जो C लिखा हुआ है इसका मतलब है इट इज कार्बन। ये कौन सी एटम है? कार्बन एटम, ओके, उसका सिंबल। नीचे में जो लिखा जाता है इट्स एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनिएगा, नीचे में जो लिखा जाता है इट्स एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होती है। अंडरस्टूड? ये दिमाग में रहनी चाहिए। और आप कहीं भी आप लिखा देखो Z इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि उस एटम के अंदर में 16 प्रोटॉन है, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इफ न्यूट्रल एटम, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, मतलब उस एटम में कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होनी चाहिए, ना गेन होनी चाहिए। ओके, तो Z का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल एटम। तो मुझे इस सिंबल में बताओ, कार्बन 612 लिखा हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं स्टूडेंट? 6। 6 है। ऊपर में जो लिखा रहता है उसको A से डिनोट करते हैं, इट इज द मास नंबर, अंडरस्टूड? जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, इट्स द मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या होता है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, अंडरस्टूड? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये जो ऊपर में 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम लोग n से डिनोट करते हैं। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, अब कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला, कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ विल यू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक एटम में? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लिखेंगे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ओके, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप जब इन दोनों को माइनस करते हो तो बचता क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही तो बचता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अब एक चीज आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि ये जो एटॉमिक मास रहता है, इट इज रफली इक्वल टू द मास ऑफ द एटम इन एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट में 12 AMU, आपसे पूछा गया कि इस कार्बन एटम का कितना मास है, तो 12 एटॉमिक मास यूनिट। एक्चुअली एक एटम का मास को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर ही माना जाता है, क्योंकि आप बोलोगे कि सर एटॉमिक मास में तो इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तब आप कैसे बोल रहे हो कि ये एटम के मास के बराबर है? बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, इतना कम होता है कि आप उसके मास को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये दिमाग में रख लीजिए। ओके, तो एटम के मास जो होती है वो रफली होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर। सो एटॉमिक मास आपको रफली एक एटम के मास के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा? कौन बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन 8035। कौन इसका आंसर मुझे देगा? स्टूडेंट, देखते हैं कौन बच्चा मुझे इसका आंसर देता है। ब्रोमीन 8035 लिखी हुई है। आपको जल्दी से मुझे बताना है कि इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। So proton and electron तो दोनों 35 है and neutrons is 35. Sir, neutrons it's 45. वेरी गुड, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होती है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे 35 दिया हुआ है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 35। न्यूट्रॉन जो होती है इट इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 80 माइनस 35 आप लोग करोगे तो इट विल कम टू 45। ओके, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन थी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बताइएगा इसका आंसर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। आई एम गिविंग यू 1 मिनट ऑफ टाइम। ओके, 1 मिनट टाइम है आपके सामने। Sulfur.
असाइन प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज, मैं स्पीसी का सिंबल चाहता हूँ, व्हाट विल द सर सिंबल? एस प्रॉपर सिंबल मतलब पूरा आपको बताना है कि उसको किस तरह लिखेंगे। आप बोल रहे हो सिर्फ एस लिख देंगे काम चल जाएगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। देखो क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने कितने हैं? इलेक्ट्रॉन्स 18 है, प्रोटॉन 16 है और न्यूट्रॉन 16 है। ओके, तो ध्यान से देखना है, आपको ये दिमाग में रखनी है कि प्रोटॉन कितनी है, क्योंकि प्रोटॉन ही बताता है आपको एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन जो है बेटा इट्स इक्वल टू 16, तो इसका मतलब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। ओके, गॉट इट। अब न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन भी आपको दी गई है 16, तो इसका मतलब यदि हम लोग इस इंफॉर्मेशन से एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करें तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। ओके, तो ये हो गया 32। तो मैं लिख दिया इस तरह 16 नीचे में और 32 ऊपर में। वेरी गुड, बट इज इट करेक्ट? कुछ तो मिसिंग है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या मिसिंग है? आप बता सकता है कोई भी? सर ये एक एनायन है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। यस, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 18 है, तो मतलब ये न्यूट्रल एटम तो नहीं है, क्योंकि यदि न्यूट्रल एटम रहता तो इलेक्ट्रॉन को भी कितनी होनी पड़ती? 16 होनी पड़ती। तो ये न्यूट्रल एटम तो बिल्कुल नहीं है। 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए हम लोग 2 माइनस ऊपर में डालेंगे। ओके, ये जरूरी है क्योंकि ये हमें दिखाना है कि ये सिस्टम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तभी इस पे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं। तो प्रॉपर सिंबल विल बी S1632 2 माइनस। ओके, गॉट इट। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे आते हैं बेटा। ये सारे डेफिनेशंस देखने के बाद देखो, अभी तक हम लोग जितना चीज पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा उसका इंफॉर्मेशन है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है, बट नेक्स्ट क्लास से जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे दोज आर टोटली रिलेटेड टू, मतलब जो आपके 11-12 का मेन लाइन सिलेबस में आता है। ओके, जो आईआईटीज में, जो मेडिकल में जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट होंगे, क्योंकि अभी तक जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर चल रहा है, जनरल चीजें बात हो रही है जो आपको मालूम होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ये सब चीजें 11 में इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि कुछ बच्चे होता है कि 10th में थोड़ा फांकी मार देते हैं, तो उनको फिर चीजें आगे समझ ही नहीं आएगी। तो ये सारी चीज आपको मालूम होनी चाहिए। एंड मैं एक बात बोलूंगा कि नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो चीजों को पढ़ के आना, पढ़ के आओगे तभी आगे चीज समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। गॉट इट। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से कौन मुझे बताएगा? इन सब ब्लैंक्स में रखा हूं, कौन मुझे बताएगा कि आंसर क्या होना चाहिए? एटम्स ऑफ डैश एलिमेंट हैविंग सेम डैश नंबर बट डिफरेंट डैश नंबर, क्या होगा बोलो? कौन बच्चा मुझे बताएगा? देखते हैं, मैं आपका जनरल इंफॉर्मेशन चेक कर रहा हूं Sir, बच्चों। isotopes are of same element with different mass number, because the number of neutrons present in each atom of that same element are different. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। देखो, आइसोटोप्स बोलते हैं हम लोग एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट को हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ओके, आइसोटोप्स की एटॉमिक नंबर सेम होती है बट डिफरेंट मास नंबर। ओके, मास नंबर डिफरेंट होते हैं उनके। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि आप, मैं लिख दूं कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो देखो मैंने 3 डिफरेंट प्रकार के कार्बन के एटम्स लिखे। अब इनमें यदि आप देखोगे तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन बोलो तो सब में 6 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं न्यूट्रॉन का बात करूं तो पहले में 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 7 न्यूट्रॉन है और तीसरे में 8 न्यूट्रॉन है। तो कभी भी आप आइसोटोप के डेफिनेशन में एक चीज और लिख सकते हो कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, having different number of neutrons।
ओके, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट होते हैं बट न्यूट्रॉन सिर्फ उसमें डिफरेंट होती है। एक और कॉमन एग्जांपल आप लोग जानते होंगे 1H1 1H2 प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इन सब में आप देख रहे हो कि पहले में यदि न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरा में एक न्यूट्रॉन है और तीसरे में 2 न्यूट्रॉन है। बाकी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों में सेम ही है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस होती है बिकॉज उनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, आइसोबार्स क्या होगा बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन बताएगा मुझे? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। I think just हाँ बोलिए बेटा। opposite to the isotopes. Atoms of different element having same atomic number, right? Having same mass number. मास नंबर। मास नंबर सेम होगा और एक मास नंबर सेम होंगे। जैसे कि आप देखो, मैं एक आर्गन का एग्जांपल लेता हूँ, आर्गन 8040, कैल्शियम 2040। आप दिमाग में दोनों के बारे में एक ही चीज रखना है बेटा, देखो कि आइसोटोप में एटम्स सेम रहेंगे, मतलब एलिमेंट सेम रहते हैं, बट आइसोबार में एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं और उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट ही रहना है, बस उनके मास नंबर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। मास नंबर सेम रहना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो यदि आप मिलाओगे तो वो दोनों मिला के सेम रहे, ठीक है ना। गॉट इट। और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कार्बन 612, ये कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714। देखो एटम्स डिफरेंट है ना, डिफरेंट एटम्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे क्योंकि कोई दो अलग एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर नहीं सेम हो सकता है। यदि एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना ही होना है। तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट रहेगा बट मास नंबर देखो क्या है, सेम है ना। गॉट इट, समझ गया। चलिए ये आइसोबार्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं आइसोटोन्स। शायद इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना हो, बट आइसोटोन्स क्या होता है कोई मुझे बता सकता है क्या? चलिए मैं देखता हूं कि किन बच्चों को मालूम है। कोई गेस भी कर सकता है कि क्या होगा? क्या होगा बच्चों? देखो बेटा, आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different elements having same number of neutrons। ये दिमाग में रखिएगा। ओके, आइसोटोन्स होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल का मैं बात करूं तो देखो सिलिकॉन 1428 1430, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1632। अब बच्चों मैं पूछ रहा हूं कि सिलिकॉन में कितने न्यूट्रॉन है, तो जल्दी मुझे बता देना तो कितने न्यूट्रॉन है स्टूडेंट? सिलिकॉन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 न्यूट्रॉन है। फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 है। सल्फर में भी कितने न्यूट्रॉन है? 16 है। माइनस करो, 31 माइनस 15 इज 16, 30 माइनस 14 इज 16, 32 माइनस 16 इज 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16 16 16 है तीनों में। तो आइसोटोन्स को हम लोग आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोलते हैं, इनको आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी बोला जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज भी इनको हम लोग बोलते हैं। ओके, गॉट इट। आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं बट उनमें न्यूट्रॉन के नंबर सेम है।